हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार के एक गांव की कहानी जो थी उसके लेक्चर्स को इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा है और आज उस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें है पहला हमारा कि उत्पादन के प्रमुख कितने साधन होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्पादन के प्रमुख साधन जो हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं, ये बहुत VVI है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं कि उत्पादन के प्रमुख कितने साधन होते हैं। तो उत्पादन के प्रमुख 5 साधन होते हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्पादन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। अगर आप लोग इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में जो लेक्चर है उसको आप पढ़ लेंगे तो इस जो क्वेश्चन दिया गया है आपके NCERT बुक का, वो आपके लिए एकदम छोटा सा लगेगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखें पहले, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर को देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है। उस उत्पादन जो होता है उसका निष्क्रिय साधन क्या है। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन होता है भूमि। ठीक है, उसके बाद 4th क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो भूमि की विशेषता है उसमें गतिशीलता का अभाव है। ठीक है, इसके बाद चलिए अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या होता है। प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं होती है। अर्थशास्त्र में हम लोगों ने भूमि के बारे में पढ़ा था कि जितनी भी प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क वस्तुएं हैं, और प्रोफेसर मार्शल ने भी ये चीज़ कहा था अर्थशास्त्र के बारे में कि भूमि के जो है वो प्रकृति की प्रदत्त सारी जो मुक्त में दी गई चीज़ें हैं उसी चीज़ को हम लोग भूमि के अंतर्गत मानते हैं। जैसे कि हवा हो गया, धूप हो गया, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, ये सारे चीज़ जो होते हैं वो भूमि के अंतर्गत आते हैं। ये नहीं है कि हम लोग समझते हैं कि भूमि का जो ऊपरी परत है वही सिर्फ भूमि है। नहीं, इसके अलावा जो है पेड़ पौधे, जंगल, धूप, हवा, पानी, ये सारे चीज़ भी भूमि के अंतर्गत आते हैं, वो भी अर्थशास्त्र में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक जो कि उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसमें भिखारी तो खुद भीख मांगता है, ठग जो है ठग लेता है, किसी चीज़ को ठग लेगा तो वो ठग हो गया, और शराबी वो तो खुद पिएगा। तो बढ़ई है जो काम करता है और उत्पादन करता है, तो बढ़ई इसका आंसर होगा। उसके बाद है उत्पादन का साधन क्या है। तो उत्पादन का साधन होता है श्रम। श्रम जो है उत्पादन का साधन के अंदर, वितरण विनिमय तो होगा नहीं, उपभोग भी नहीं होगा। ये तो अर्थशास्त्र के अंग होते हैं, वितरण, विनिमय और उपभोग होते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, संगठन तो हमारा उत्पादन का साधन के अंतर्गत आता ही है, उद्यम आता ही है, पूंजी आता ही है, लेकिन उपभोग नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाए जाने वाली मशीन, किसान का हल, घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो निम्नलिखित में से पूंजी जो है वो किसान का हल है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे हम लोग साहसी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहसी। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। तो श्रम के अंतर्गत सिनेमा देखना तो कोई श्रम नहीं है, इसमें ना शारीरिक हो रहा है ना मानसिक हो रहा है। उसके बाद देखिए, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, ये भी नहीं है कोई, ना शारीरिक कार्य है ना ही मानसिक है। शिक्षक द्वारा अध्यापन, ये तो है ही, क्योंकि शिक्षक जो हैं वो अध्यापन करवा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, आनंद के लिए
संगीत का अभ्यास करना, ये तो है नहीं, ये तो आनंद के लिए कर रहे हैं, ना इसमें शरीर का कुछ है ना ही मानसिक का है कुछ। तो इसीलिए हम लोग इसका ऑप्शन होगा शिक्षक द्वारा अध्यापन। ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है हमारा कि श्रम को उत्पादन का डैश कहा जाता है। तो श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है। कैसा? तो सक्रिय साधन। ओके, सक्रिय साधन जो है वो कौन है? श्रम है। इसके बाद है हमारा सेकेंड नंबर कि शिक्षक के कार्य को डैश श्रम कहा जाता है। हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था कि श्रम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शारीरिक श्रम और एक मानसिक श्रम। मानसिक श्रम जो है लिखना पढ़ना वगैरह, ठीक है, इसके अंतर जो दिमाग के द्वारा होता है। और शारीरिक श्रम जो होगा वो हम लोग बॉडी के द्वारा करेंगे, यानी शरीर के द्वारा। तो शिक्षक जो है वो दिमाग से पढ़ा रहा है कि आपको शरीर से पढ़ा रहा है? तो वो तो शिक्षक जो होता है वो अपने माइंड से पढ़ा रहा है। जैसे कि हम आपको अपने माइंड से पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ? हम एक टीचर के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा हुआ कि मानसिक श्रम। हम अपने माइंड के थ्रू आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ? मानसिक श्रम। ओके, तो यहाँ होगा मानसिक। अगर शारीरिक क्या हो जाएगा? शारीरिक में एग्जाम्पल में हम आपको देते हैं कि किसान हो गया। किसान जो है अपने खेत में काम करता है, हल चलाता है, जोतता है, तो ये सारा चीज़ जो हो गया वो शारीरिक के अंतर्गत आ गया। लेकिन मानसिक के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वकील हो गया, वो भी अपने माइंड के द्वारा ही कोई काम करता है, ठीक है, किसी केस को सॉल्व करता है। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि डैश और अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। ठीक है, तो मशीन जो होता है, मशीन और उसके औजार, मशीन एवं औजार, ठीक है, मशीन और औजार जो होते हैं वो अर्थव्यवस्था के भौतिक और पूंजीगत दोनों साधन हैं। ठीक है। इसके बाद चलिए, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य डैश बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गईं। ठीक है, आवश्यकताएं, तो इसका आंसर होगा आवश्यकताएं। ठीक है। इसके बाद चलिए 5 नंबर में है हमारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के डैश से होता है। तो इसका आंसर होगा सहयोग। सहयोग के द्वारा ही कोई भी वस्तु है या कोई सेवा है, उसका उत्पादन जब भी होगा तो वो बहुत सारे विभिन्न साधनों के द्वारा ही वस्तुओं का निर्माण होता है। तो सहयोग के द्वारा ही हम लोग किसी वस्तु का निर्माण कर पाते हैं। उसके बाद है 6 नंबर, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत डैश होता है। तो क्या होता है? वृद्धि होगा या तो बढ़ोतरी होगा। देखो, उत्पादन में जब नई तकनीक आएगा तो ये तो जरूर ही होगा कि उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी ही होगा। तो इसका होगा आंसर वृद्धि या बढ़ोतरी। ओके, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब है कि सही कथन में टिक तथा गलत कथन में क्रॉस लगाना है। चलिए पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ जो होता है वो होता है उपयोगिता का सृजन करना। तो ये हमारा सही है। उसके बाद है किसान के कार्य को मस्तिष्क श्रम कहा जाता है। नहीं, किसान तो अपने शरीर के द्वारा कार्य करता है। उसके बाद है अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक संसाधन एवं भौतिक संसाधन हैं। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो सही होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो प्राकृतिक साधन है और भौतिक साधन है ये प्रमुख तत्व हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है कि
ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है। ठीक है, तो ब्रिटेन का जो आर्थिक व्यवस्था है वो विकसित है, ये भी सही है। इसके बाद यहाँ 5 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सरकार का भी हाथ है और निजी लोगों का भी हाथ है। दोनों के मिश्रण से ही हमारा भारत का अर्थव्यवस्था चलता है। तो इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब है मिलान। तो मिलान के लिए मैंने क्रॉस वाला नहीं लिखा, इसके सामने सामने मैं लिख दी हूँ। ठीक है, भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? तो लगान होता है। ठीक है, श्रम का पारिश्रमिक मजदूर, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन, साहसी का लाभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, पहले आप ये जानिए कि क्वेश्चन आंसर को लिखा कैसे जाता है। आप क्वेश्चन आंसर को ऐसे लिखिए कि टीचर उसको पढ़े तो उनको अच्छा लगे कि हाँ मेरे बच्चे को कुछ नॉलेज है, उसकी वैसा लिखिए। तो चलिए मैंने जैसा लिखा है वो देखिए आप लोग। उत्पादन उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाए। कितना अच्छा है ना, कि उत्पादन उसे कहा जाता है जिससे कोई भी वस्तु है उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जैसे कि मानते हैं ईंट रख देते हैं, सीमेंट रख देते हैं, बालू रख देते हैं और उसी चीज़ को मिला करके एक घर बना देते हैं। तो घर बना तो क्या बन गया? एक घर बना तो वो हमारे लिए उपयोगी हो गया। अब मिट्टी है, मिट्टी के थ्रू हम लोग घड़ा बना देते हैं, तो इससे मिट्टी की उपयोगिता तो बढ़ गई ना। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उत्पादन का अर्थ ही होता है कि उपयोगिता का सृजन करना, और इसके द्वारा जो है वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि उत्पादन तथा उपभोग में अंतर। तो देखो, उत्पादन से किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है जबकि उपभोग से मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। वही चीज़ है कि उत्पादन से तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है, लेकिन उपभोग का अर्थ होता है कि मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं। जो मानवीय ज़रूरतें हैं वही चीज़ संतुष्ट होती हैं, उसे ही हम लोग उपभोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी देता है। ठीक है, एनसीईआरटी का आप लोग जितना क्वेश्चन का रिवाइज कीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं से नहीं पूछे जाएंगे, सारा चीज़ एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पर ही कीजिएगा। ओके, भले आप लोग नॉलेज के लिए और बुक पढ़ सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो एनसीईआरटी। चलिए पढ़ते हैं आगे। उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है हमारा भूमि, सेकेंड श्रम, थर्ड पूंजी, फोर्थ व्यवस्था और फिफ्थ है हमारा उद्यम या साहस। उसके बाद चलिए, फतेहपुर गांव के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? तो फतेहपुर गांव के लोगों की प्रमुख पेशा जो है वो कृषि कार्य है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि भूमि तथा पूंजी में अंतर क्या है? तो भूमि तथा पूंजी में देखिए अंतर कितना सिंपल है। भूमि से तात्पर्य भूमि के साथ ही प्रकृति आपदा से सभी वस्तुओं से है जिन्हें प्रकृति ने हमें दिया है। वहीं पूंजी धन के उस भाग को कहते हैं जिसका और उत्पादन बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। तो यही चीज़ कह रहा है कि भूमि का अर्थ ये नहीं होता है कि जो ऊपरी सतह है उसी को हम भूमि कहेंगे, उस चीज़ को भी भूमि कहेंगे जिन्हें हमें प्रकृति ने गिफ्ट दिया है, उपहार में दिया है। और पूंजी उसको कहेंगे जिसका मतलब जिसको हम और अधिक उत्पादन के लिए उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और क्यों? हाँ, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई की सुविधा बढ़ाने से निश्चित रूप से उपज में वृद्धि होगी। किसान एक वर्ष के अंदर 3-3 फसल तक उपजा सकते हैं। तो ये तो
बहुत कॉमन चीज़ है कि सिंचाई की ज़रूर आवश्यकता है और उसको बढ़ाना भी आवश्यक है, क्योंकि सिंचाई के द्वारा ही हम लोग उपज में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं। किसान जो है एक साल के अंतर्गत बहुत सारे फसल को उपजा सकते हैं। इससे वृद्धि होगा, उपज में वृद्धि होगी तो हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो सिंचाई की आवश्यकता है ही। चलिए अब उत्तर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारा कि उत्पादन की परिभाषा दीजिए, उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो पहला है हमारा कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करता है। उसी के कारण जो उत्पादन करते हैं। ठीक है, मनुष्य जो होता है वो अपने आर्थिक प्रयास के द्वारा प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं को वृद्धि करता है और इसी प्रकरण को हम लोग उत्पादन करते हैं। और उत्पादन के 5 साधन हैं और इन पांचों का व्याख्या करना है। देखिए तो क्या है, पहला भूमि। उत्पादन के लिए भूमि प्राथमिक आवश्यकता है। भूमि के बिना किसी प्रकार का उत्पादन हो ही नहीं सकता है। हाँ सही बात है, जो भूमि है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम भूमि पर ही तो किसी चीज़ को उपजाते हैं। अगर भूमि नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। जो उसके बाद है भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है तथा स्थिर साधन है। स्थिर का मतलब है कि ये स्थिर ही रहेगा। भूमि है तो उसको यहाँ से वहाँ उठा के थोड़े ना ले जा सकते हैं, वो स्थिर ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद भूमि की खास विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत प्राकृतिक पदार्थ सभी वस्तुएं जैसे हवा, पानी, खनिज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। खान तथा खनिज, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रोफेसर मार्शल ने भी कहा है कि ऊपरी परत से नहीं होगा, इसके अंतर्गत जंगल, पेड़ पौधे, हवा, धूप, पानी सारे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कि श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भूमि को डैश साधन कहा जाता है, तो क्या, निष्क्रिय साधन, और श्रम को सक्रिय साधन। ठीक है, भूमि की तरह श्रम के भी बिना कोई उत्पादन नहीं हो सकता है। श्रम 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक श्रम तथा मानसिक श्रम। हल चलाना शारीरिक श्रम है, जबकि अध्यापक का जो श्रम होता है वो मानसिक श्रम है। ओके, हमने आपको पहले ही बता दिया है ये चीज़। चलिए अब है पूंजी। मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग को पूंजी कहते हैं जिसका उपयोग और अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए बीज, कच्चा माल, मशीन, कारखाने का मकान सब पूंजी के तहत आते हैं। पूंजी के बिना किसी प्रकार का उत्पादन, चाहे वस्तु हो या सेवा, हो ही नहीं सकता है। यही चीज़ है, पैसा रहेगा तभी किसी चीज़ का उत्पादन हो सकता है। चलिए उसके बाद है हमारा कि संगठन। भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के साधन को एकत्र कर जो उत्पादन का कार्य करता है उसे व्यवस्था या संगठन कहते हैं। व्यवस्था या संगठन जितना ही अधिक क्रियाशील होगा उतना ही अधिक उत्पादन बढ़िया होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट है कि उद्यम है और साहस है। ठीक है, तो उत्पादन के लिए उद्यम या साहस का रहना अनिवार्य है। उत्पादन तो लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी उससे नुकसान भी होता है। इस नुकसान का जो घाटा सहता है और तैयार हो जाता है कि मेरा नुकसान होगा फिर भी हम काम करेंगे, तो उसे ही साहसी कहा जाएगा। इस उद्देश्य से भी काम नहीं करेगा कोई कि नहीं भाई उसको करेंगे तो मेरे को लॉस होगा, तो बहुत लोग इसकी वजह से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं ये जानते हैं कि हो सकता है कि मेरे को ज़्यादा फ़ायदा भी हो, ज़्यादा आगे भी जा सके, तो इस चीज़ को अगर लोग सह लेते हैं तो उसी को हम साहसी बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उत्पादन के साधनों में संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है,
तो इसका आंसर देखिए, संगठन वही है भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के साधन को एकत्र कर जो उत्पादन के कार्य करता है, उसे व्यवस्था या संगठन कहते हैं। जो उत्पादन होता है वो जितना ही अधिक कार्यशील होगा उतना ही अधिक और बढ़िया उत्पादन होगा। ठीक है, उसके बाद है उद्यम या साहस। उत्पादन के लिए उद्यम या साहस रहना अनिवार्य है। जितना उत्पादन, देखो उत्पादन तो लाभ के लिए होता है, लेकिन कभी कभी उससे नुकसान भी होता है, इसलिए नुकसान या घाटे के लिए जो तैयार रहता है उसे उद्यमी या साहस कहते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, वही चीज़ है। चलिए, उसके बाद है हमारे बुक में एक छोटा सा कहानी दिया हुआ था कि फतेहपुर गांव में कृषि के कार्य कैसे होते हैं, तो उसको संक्षिप्त में यहाँ बताना है हमें। ठीक है, चलिए बताते हैं। फतेहपुर गांव में मुख्य क्रिया जो है वो कृषि है। कृषि के साथ ही पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी आदि कृषि के अंग हैं। मिश्रित कृषि में ये सभी मिल जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि उत्पादन क्रिया में विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। इन संसाधनों में प्रकृति साधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास तथा मुद्रास्फीति सम्मिलित हैं। गांव में इन संसाधनों का कोई कमी नहीं है। महत्व इस बात की है कि वहाँ के वे लोग इन संसाधनों को किस प्रकार से समायोजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि फतेहपुर गांव में अपने आसपास के गांव और कस्बों से अच्छी प्रकार से जुड़ा हुआ है। इस कारण गांव को किसी प्रकार की बात की कमी नहीं होती है। गांव में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनकी खपत में भी आसानी होती है। संबंधित जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति आसपास के गांव कर देते हैं। कस्बों से भी सहयोग मिल जाता है। पटना शहर के निकट में ही अवस्थित है तथा वहाँ के लिए आवागमन सुविधा भी है। ठीक है, ये जो फतेहपुर गांव है वहाँ पे कृषि सबसे ज़्यादा है। मुर्गी फार्म भी है, डेयरी है, ठीक है, पशुपालन भी है। और वहाँ पर लोग जो हैं बहुत दूसरे गांवों से भी उनका रिलेशन अच्छा है, तो इसीलिए गांव के लोग दूसरे गांव के लोग भी हेल्प कर देते हैं। और ये पटना शहर के पास स्थित है, तो पटना शहर तो जानते ही हैं, तो उनका हेल्प कर देते हैं। उसके बाद देखिए, अतः डेयरी का दूध आसानी से बिक भी जाता है। कृषि के कार्य से बचे समय का वहाँ के युवक पटना में कोई अन्य काम करके आय का अर्जन कर लेते हैं। यही कारण है कि वहाँ के लोग सुखी संपन्न हैं। अधिकांश मकान पक्के हैं, कुछ ही मकान जो है कच्चे हैं। तो जहाँ पर इतना सारा अच्छा चीज़ होगा, मुर्गी फार्म है, कृषि है, डेयरी है, तो और दूसरे जो गांव के लोग हैं उनसे भी संबंध अच्छा है, तो खासकर तो ये लोग अच्छे ही होंगे। और पटना के पास हैं तो अच्छा ही होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि मोझले एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मोझले किसान जहाँ कठिनाई से काम करते हैं, वहीं बड़े किसानों को कोई कठिनाई नहीं होती है। मोझले किसान जो कम भूमि के मालिक होते हैं, अपनी श्रम और बुद्धि का उपयोग कर कृषि के कार्य करते हैं और कुछ कठिनाई से ही सही, लेकिन इस प्रकार परिवार का भरण पोषण कर ही लेते हैं। किसी भी प्रकार से वो अपने परिवार का मतलब खान पान चला लेते हैं। पूंजी की कमी ये बैंक के ऋण से पूरा कर लेते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वो बैंक से ऋण ले लेते हैं। ऋण मतलब होता है कर्ज। ओके, उसके बाद है खेती के साथ साथ गाय भैंस रखते हैं, जिससे दूध बेचकर नगदी भी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है कि गोबर से खाद की समस्या का हल हो जाता है। वाह, कितना अच्छा है। देखिए, गोबर से खाद की समस्या भी हल हो जाती है। बड़े किसानों को कठिनाई नहीं होती है। एक इनके पास स्वयं पूंजी होती है और दूसरे इन्हें बैंक भी आसानी से ऋण दे देता है। हाँ, आजकल का तो आधुनिक युग है, जिसके पास पैसा होगा उनका ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। तो वही है कि जो मोझले किसान हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत सहना पड़ता है, लेकिन बड़े किसान हैं इनके पास पैसा भी है और इन्हें बैंक आसानी से लोन भी दे देते हैं, तो इसलिए कर लेते हैं। अपनी उपज को अच्छी आय प्राप्त
लेते हैं। यही कारण है कि ये फसल की कटाई होते ही नहीं बेचते हैं। और ये क्या करते हैं कि फसल जैसे कटा तो उसी समय नहीं बेचेंगे, जब ये अनाज का भंडार कर लेते हैं और जब बाज़ार में इसका भाव महंगा हो जाएगा तब इसको बेचते हैं। और ये सिंचाई के साधन भी प्राप्त किए रहते हैं और कृषि का अधिकतर यंत्रों का उपयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है छोटे किसानों से वे किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो देखिए, छोटे किसानों को बैंक ऋण नहीं देता है, जिससे उन्हें गांव के सेठों से ऋण लेना पड़ता है। जो सेठ होते हैं एक तो अधिकतर दर पर ब्याज वसूलते हैं और दूसरे कम पारिश्रमिक पर उन्हें खेतों में खटवाते हैं। उपज कटते ही उनसे खरीद लेते हैं और वैसे ही भाव लगाते हैं। फलतः छोटे किसानों को दुखों से छुटकारा नहीं मिलता है। यही चीज़ है। देखिए, छोटे किसान को क्या करते हैं वो लोग कि अपने खेतों में बहुत खटवाते हैं और उनसे जो कर्ज लिए होते हैं छोटे किसान, तो उनको ज़्यादा ब्याज लेने लगते हैं और उनको चुकाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए उनको खेत में खटवाते हैं। तो खेत में खटवाते हैं और कम पैसा देते हैं, तो इनसे तो छोटे किसानों का पक्का शोषण होगा। तो इसीलिए थोड़ा छोटे किसानों को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो हमारा यहीं तक क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।